नमो नमः। ज्ञान विविध चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारा विज्ञान में पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज से संबंधित चैप्टर चल रहा है, जिसके अंदर आज हम अध्ययन करने वाले हैं। कल हमने टॉपिक देखे थे कि पृथ्वी की अंतरिक्ष में स्थिति है, अंतरिक्ष में जीवन की क्या संभावनाएं हैं, उनसे संबंधित हमने काफी चर्चाएं की थी। आज हम ले रहे हैं अंतरिक्ष में जीवन की प्रमुख अंतरिक्ष अभियान। प्रमुख अंतरिक्ष अभियान। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि अंतरिक्ष अभियान होते क्या। अंतरिक्ष अभियान से क्या अभिप्राय है कि अंतरिक्ष में जो ग्रह है, उन ग्रहों या उपग्रहों के ऊपर कोई यान को भेजा जाना, जो कि वहां से संबंधित जो जानकारी है वो हमारे तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए ये जो अंतरिक्ष अभियान चलाया जाता है, इस अंतरिक्ष अभियान से अभिप्राय ये है कि इसके दो भाग होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है रॉकेट और एक होता है अंतरिक्ष यान। पहले इनको देखते हैं हम लोग। रॉकेट से अभिप्राय, दीपावली और पर आप लोगों ने देखा होगा पटाखे वगैरह बजाते हैं, रॉकेट होता है, उसमें बारूद भरा रहता है। जितना बारूद होता है उतना ही वो दूरी तय करता है। सेम ऐसे ही अंतरिक्ष यान को भेजने के लिए रॉकेट होता है। उस रॉकेट के अंदर जितना फ्यूल, ईंधन भरा जाता है, जितनी उसकी कैपेसिटी होती है, जितनी ऊंचाई तक वो पहुंच सकता है, उतनी ऊंचाई तक ये उस अंतरिक्ष यान को लेकर के जाता है और अंतरिक्ष यान को उस पृथ्वी के उस कक्ष में या किसी दूसरे ग्रह के कक्ष में छोड़ करके वहां से हट जाता है। तो ये जो कार्य है ये दोनों के द्वारा ही संभव हो पाता है। अकेला रॉकेट कुछ नहीं कर सकता, अकेला अंतरिक्ष यान कुछ नहीं कर सकता। कहने का मतलब कि अंतरिक्ष यान रॉकेट के बिना ऊपर पहुंच नहीं पाता है। इसके लिए रॉकेट की आवश्यकता रहती है। आज हम हिंदी से संबंधित हम कुछ जानकारियां हासिल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इन चीजों का जो विकास है या इन चीजों की खोज है या इनसे संबंधित अनुसंधान का कार्य है, वो जब खगोल शास्त्र, खगोल की विज्ञान का पूरी तरह से विकास हो गया था, उसके बाद में ही संभव था। तो उसके लिए जो ये माना जाता है कि माना क्या जाता है, वास्तविकता भी है कि 20वीं शताब्दी के अंदर ही, 20वीं जो शताब्दी थी, उस 20वीं शताब्दी के अंदर ही रॉकेट का आविष्कार हुआ था, यानी रॉकेट बना था। उससे पहले तो रॉकेट जैसी संरचना नहीं जानी गई थी, नहीं पहचानी गई थी। तो ऐसी स्थिति में अंतरिक्ष यात्रा बहुत दूर की बात है। इस स्थिति में सबसे पहले ये देखा गया कि खगोल शास्त्र विज्ञान का जैसे ही पूरी तरह से विकास हो गया, अंतरिक्ष से संबंधित जानकारी होगी, पृथ्वी की स्थिति है, दूसरे ग्रहों की स्थिति है, सौरमंडल, उन सब के बारे में जानकारी होने के बाद में काफी अधिक देशों ने काफी आगे बढ़कर के इस कार्य को अंजाम देने का प्रयास किया। इसके लिए भारत का भी कुछ उसमें हिस्सेदारी है। भारत भी उसके लिए बहुत अधिक प्रयास किया हुआ है और प्रयासरत है। इसके लिए जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उस प्रथम विश्व युद्ध में ये माना गया था कि प्रथम विश्व युद्ध में सबसे पहले, यानी इसी के अंदर हम कुछ एक चीजें हैं जिनको मैं इसके अंदर नोट करती हूँ, आप अपने हिसाब से नोट्स बना करके देख सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक पेरिस गन थी, पेरिस गन। उस पेरिस गन से किसी वस्तु को आकाश में छोड़ा गया। आकाश में वो लगभग 40 किलोमीटर की दूरी ही तय कर पाया। तय कर सका ये वस्तु, यानी 40 किलोमीटर की दूरी तक ही उसने यात्रा की, उससे ऊपर वो नहीं जा सका। जबकि हम जानते हैं कि आकाश के अंदर, अंतरिक्ष की ओर ग्रहों की स्थिति इतनी नजदीक नहीं है, इससे भी काफी अधिक दूरी पर जाना पड़ता है। वायुमंडल की कुछ परतें हैं, उनको क्रॉस करते हुए आगे की तरफ बढ़ना पड़ता है। इसके
उसके बाद में सन 1942 की बात है, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। उस समय फिर इनसे संबंधित जानकारी जुटाई गई। उसके लिए द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। उस समय क्या था, सैन्य बल को दर्शाना था, और उस सैन्य बल को दर्शाने के लिए मानव निर्मित उपकरण को निर्मित किया गया था। मानव निर्मित उपकरण जो कि रॉकेट के समान था, आकाश में कुछ दूरी तय कर सकता था या अंतरिक्ष में जा सकता था। तो इस मानव निर्मित उपकरण को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारियां की गई। उसके बाद में ये जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, इसके अंदर जो मानव के द्वारा निर्मित जो उपकरण था उसको अंतरिक्ष में भेजना था, उसी का लाभ ये कार्य जो था ये जर्मन वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया। ठीक है, जर्मन वैज्ञानिकों ने क्या किया कि मानव निर्मित अंतरिक्ष यान से संबंधित कुछ संरचना को, कुछ स्ट्रक्चर को बनाया और उसको अंतरिक्ष में भेजने का प्रयास किया। तो ऐसी स्थिति में जैसे दूसरे जो विकसित देश होते हैं या दूसरे जो विकासशील देश होते हैं वो क्या करते हैं, वो उनकी कोशिश ये रहती है कि किसी ना किसी प्रकार से इस टेक्नोलॉजी को सीखा जाए और उसको पीछे छोड़ा जाए, उसका लाभ उठाया जाए। तो ऐसे स्थिति में जैसे जर्मन वैज्ञानिकों ने मानव निर्मित अंतरिक्ष यान को या अंतरिक्ष में भेजने वाले किसी वस्तु, किसी उपकरण का निर्माण किया, तो ऐसे स्थिति में जो अमेरिका है उसने क्या किया, अमेरिका इसका फायदा उठाना शुरू कर चुका था। यानी जर्मन वैज्ञानिकों का वह जर्मन जो उपकरण बने थे इनका फायदा अमेरिका ने सैन्य और असैन्य तरीकों से उठाना शुरू कर दिया। सैन्य असैन्य का मतलब क्या होता है? सैन्य का मतलब होता है कि जैसे कोई जासूसी की जा रही है या कोई मिसाइल छोड़ी जा रही है, दागी जा रही है, तो वो सैन्य प्रकार का हो। असैन्य का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई उपकरण है या सैटेलाइट है, वो हम तक कोई सूचनाओं को प्रेषित कर रहा है, तो वो क्या हो गया, असैन्य से संबंधित। जैसे आज ये वीडियो बन रहा है और आप तक पहुंचेगा, तो ये किस वजह से, सैटेलाइट की वजह से है। तो इसका फायदा पूरे विश्व में सभी, कोई भी उठा सकता है, कहीं पर भी बैठा हुआ है वो इसका लाभ उठा सकता है। तो उसकी कुछ लिमिटेशंस होती है, उन सब का फायदा उठाने के लिए अमेरिका ने क्या किया, जर्मन वैज्ञानिक और जर्मन उपकरणों का उपयोग शुरू कर दिया। उसके बाद में ये जो अमेरिका था, यानी अमेरिका था, अमेरिका तो वैसे माइंडेड है, तो उसने क्या किया कि जो रूस है और जर्मन है उन दोनों से मिलकर के कुछ कांटेक्ट किया, और वो कांटेक्ट करने के बाद भी क्या हुआ कि ये जो कार्य हुआ था जिसमें जर्मन ने, वैज्ञानिकों ने इस प्रकार के कार्य में सहयोग किया। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका ने क्या किया कि 1947 के अंदर अपना पहला इसको जवाब देने के लिए 1947 में पहला मानव निर्मित जो उपग्रह था उसको अंतरिक्ष में भेजने वाला बन गया। यानी पहला मानव निर्मित उपग्रह था उसको अंतरिक्ष में भेज दिया। लेकिन अकेला तो ये कार्य कर नहीं सकता, इसने क्या किया कि सोवियत रूस है, ये कौन था, अमेरिका, इसने सोवियत रूस की मदद ली। ठीक है, सोवियत रूस की मदद से, जर्मन के वैज्ञानिकों की मदद से ही उसने ये कार्य किया, जर्मन वैज्ञानिकों की मदद से। क्यों किया? क्योंकि ये इनको पीछे हटाना चाहता था, स्वयं ऊपर रहना चाहता था। इस वजह से इन्होंने 1947 में इस प्रकार का कार्य किया। हमारी पृथ्वी का अंतरिक्ष से जो
पहला चित्र प्राप्त हुआ वो सन 1946 में प्राप्त हुआ। पहला चित्र कहां से? अंतरिक्ष से पहला चित्र प्राप्त हुआ, अंतरिक्ष से भेजा गया। किसके द्वारा? ये जो सैटेलाइट होते हैं, उपग्रह होते हैं, इनकी मदद से भेजा गया था। उसके बाद में ये जो रूस है, इस रूस ने भी क्या अंतरिक्ष जो अभियान था कि अंतरिक्ष यान बनाना है, अंतरिक्ष को ऊपर अंतरिक्ष से संबंधित जो जानकारी है, दूसरे ग्रहों की जानकारी है, उनको प्राप्त करना है। उसके लिए सभी जो रूस, सोवियत रूस है या अमेरिका है या फिर जर्मन है, सभी कोशिश कर रहे थे। तो इस कोशिश में सबसे पहले जो रूस था उसने क्या किया, एक विशेष प्रकार का उपग्रह निर्मित किया जिसका नाम उन्होंने दिया स्पुतनिक। ये स्पुतनिक उसका नाम था और ये निर्मित हुआ था, जैसे इन्होंने पहला 1947 में बना था, इससे 10 साल बाद 1957 में किसने बनाया? सोवियत रूस ने ये बनाया और इस उपग्रह को अंतरिक्ष में भेज दिया। ठीक है, यानी अभी तक ये चल रहा था कि मानव निर्मित उपग्रह है, उसको अंतरिक्ष में भेजना है, उसको स्थापित करना है, इस प्रकार के कार्य चल रहे थे। तो इन्होंने भी क्या किया, सोवियत रूस था, इन्होंने क्या किया, अपना एक उपग्रह बनाया जिसका नाम स्पुतनिक फर्स्ट रखा। इसको अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष में भेज दिया। अब इसकी विशेषता क्या थी? ये यहां से गया, पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा लगानी थी इसको। उस परिक्रमा में इसने क्या किया कि लगभग 215 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी के चारों तरफ में परिक्रमा शुरू कर दी, यानी पृथ्वी के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। ठीक है, काफी अधिक संख्या में ये चक्कर लगा रहा था। दूसरा इसकी विशेषता ये थी कि इसके अंदर रेडियो ट्रांसमीटर लगा हुआ था। उस ट्रांसमीटर से वायुमंडल से बीप बीप की आवाज भी महसूस की गई, यानी वहां से जो साउंड उत्पन्न हो रहा था वो साउंड वहां पृथ्वी धरातल के ऊपर वैज्ञानिकों ने इसको महसूस किया था, वैज्ञानिकों ने इसको जाना था। तीसरा क्या था, जब ये पुनः पृथ्वी पर लौट रहा था, पृथ्वी पर लौटते समय ये क्या हो गया, नष्ट हो गया। जो नहीं चाह रहे थे वो कार्य यहाँ पर हो गया, अर्थात पृथ्वी तल पर आते आते ये क्या हो गया, नष्ट हो गया। जो कार्य इसके द्वारा किए जाना था, कुछ कार्य इसके द्वारा किए गए और उनको नोट भी किया गया कि इस प्रकार से वहां पर इसके द्वारा सक्रियता पूर्वक कुछ कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन अंत में क्या हुआ, अंत में ये नष्ट हो गया। एक और बात है कि सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाला व्यक्ति कौन था, मानव कौन था, यूरी गागरिन। अब देखिए, अंतरिक्ष में वायुमंडल अलग होता है, खाने के लिए सामान नहीं रहता, या ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, या व्यक्ति इरिटेट हो सकता है, साइकिल प्रॉब्लम में जा सकता है, तनाव बढ़ सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी अपनी जान को खतरा बनाते हुए यूरी गागरिन ने पहला अंतरिक्ष के अंदर कदम रखा और इसके वहां पहुंचने के साथ में ही स्पेस यानी अंतरिक्ष के अंदर वॉक शुरू की। वॉक का मतलब कि वो उस अंतरिक्ष में उतर करके उसने वहां पर चहलकदमी की, यानी कुछ कदम उसने वहां पर रखे। तो स्पेस वॉक की गई, इनके द्वारा स्पेस वॉक की गई, यानी पहला स्पेस वॉक इन्हीं के द्वारा किया गया। और दूसरा क्या था कि ये जो मानव पहुंचा था उसके बाद में वहां पर मानव रहित थे, एक पिंड कह सकते हैं
या यूं कह सकते हैं कि एक यान था, उस यान को जो कि मानव रहित था उसको वहां पर पिंड के रूप में वहां पर छोड़ दिया गया, यानी अंतरिक्ष में छोड़ दिया गया। ठीक है, ये विशेषताएं थी या इस प्रकार के अभियान के अंदर निष्कर्ष के रूप में ये प्राप्त हुए थे। यहीं पर ये कार्य समाप्त नहीं होता, उसके बाद में अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना की गई थी। अब देखिए, अब जो अंतरिक्ष स्टेशन है वो अलग है। पहला जो अंतरिक्ष स्टेशन था उसका नाम दिया गया था सैल्यूट फर्स्ट। ये क्या था? अंतरिक्ष स्टेशन। अंतरिक्ष स्टेशन से अभिप्राय क्या होता है कि वहां पर जाकर के कोई व्यक्ति रहना चाहता है, रुकना चाहता है तो वो रुक सकता है, ऐसी व्यवस्था वहां पर होती है। आज भी जाते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा, कल्पना चावला भी गई थी, सुनीता विलियम्स काफी बार जा चुकी है। तो ऐसे स्थिति में ये जो अंतरिक्ष स्टेशन बने हुए हैं, इन पर इनको हर प्रकार की सुविधाएं मिल सके, ऐसा ध्यान रखा जाता है और ऐसी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध भी करवाने की कोशिश की जाती है। लेकिन पूरी तरह से ऐसा नहीं हो सकता, यानी पूरी तरह से ऐसा नहीं मान सकते कि ऐसी व्यवस्थाएं वहां इनको अवेलेबल हो जाए। फिर भी पूरी कोशिश की जाती है कि साइंटिस्ट वहां पर जा रहा है तो उसको किसी भी प्रकार से कोई नुकसान ना हो। ठीक है, उसके बाद में देखिए अमेरिका है, रूस से कंपटीशन था, जर्मन से कंपटीशन था। रूस को पीछे छोड़ना चाहता था, तो इसने क्या किया कि सबसे पहले अंतरिक्ष के अंदर चंद्रमा जो है वो चंद्रमा के ऊपर, ये घटना है 1969 की 69 की है शायद, 69 में, यानी जुलाई 1969 में, जुलाई 1969 में चंद्रमा के ऊपर अंतरिक्ष यान को भेजा, उपग्रह को भेजा है। इनके द्वारा ये कार्य किया गया था। किनके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। क्यों किया गया? क्योंकि ये रूस को पीछे छोड़ना चाहता था, क्योंकि यहाँ तक तो ये रूस का कार्य था कि स्पुतनिक भी भेज दिया उसने, वहां पर बहुत सारे कार्य भी करने प्रारंभ कर दिए, काफी जानकारी भी जुटाने शुरू कर दी। लेकिन आज की स्थिति यदि हम देखें तो आज पूरे विश्व के अंदर लगभग 22 सरकारें यानी गवर्नमेंट ऐसी है पूरे विश्व में जो कि अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का कार्य करती है, ठीक है। इनके अंदर मुख्य तौर पर आप लोगों ने देखा भी होगा कि अपने भारत के अंदर इसरो नाम सुना होगा, अमेरिका का नासा नाम सुना होगा। ये सारे क्या है? ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाने वाले केंद्र है जिनके ऊपर जिनके अंतर्गत वैज्ञानिक वहां पर कार्य करते हैं। पूरी निष्ठा से उनके द्वारा कार्य किया जाता है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इनको समझ लीजिए, उसके बाद में आगे नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं इसी से संबंधित। यहाँ पर मैं इनको साफ कर देती हूँ। अभी हमने बात की थी 22 सरकारों की। 22 सरकारों में जैसे रूस है, रूस के द्वारा जो अंतरिक्ष अनुसंधान का कार्य जिस केंद्र के द्वारा या जिसके माध्यम से होता है उसका नाम है रोसकोसमोस, ठीक है। यानी ये उस अनुसंधान केंद्र का नाम है जो कि रूस के द्वारा बनाई गई है। अमेरिका के लिए ये तो अमेरिका की कौन सी है? नासा। भारत के लिए तो भारत की कौन सी है? इसरो। सभी जानते हैं इसरो है।
यूरोपियन की बात करें, यूरोपीय संघ की बात करें तो इसी से जुड़ा हुआ है, यूरोप है तो यूरोपियन संघ से ही जुड़ा हुआ नाम है, यूरोपियन अंतरिक्ष अनुसंधान, यूरोप से ही जुड़ा हुआ है। ऐसे चीन के अंदर राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान प्राधिकरण, ये अनुसंधान एजेंसी है। तो इस प्रकार से ये मुख्य तौर पर हमने मोटे मोटे ये लिए हैं जिनके अंदर हम कह सकते हैं। अब देखिए भारत ने अपना कार्य यहाँ पर शुरू किया तो उस समय ये जो विभिन्न देश थे जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया भी था, कनाडा भी था, इन सब के अंदर जो इसकी स्थिति थी भारत की वो 11वें नंबर पर थी। लेकिन धीरे धीरे भारत के द्वारा PSLV निर्मित किया गया, आगे देखेंगे हम। उस PSLV रॉकेट के द्वारा विदेशों ने भी अपने भारत से सहायता ली है, मदद मांगी है कि वो इस रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में अपने उपग्रह सैटेलाइट या प्रक्षेपण करना चाहते हैं। तो वो प्रक्षेपण करने के लिए जो PSLV है उसकी मदद ली जाती है, सबसे शक्तिशाली माना जाता है। तो इसका मतलब कि भारत के द्वारा SLV है, PSLV है, GSLV है, इस प्रकार से ये जो रॉकेट तैयार किए गए हैं उससे स्थिति उनकी और भी सॉलिड हो गई, भारत की स्थिति और भी सॉलिड हो गई और 11वें नंबर से वो 6ठे नंबर पर पहुंच चुका है, भारत का स्थान बदल चुका है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि ये जो अभियान है इन अभियानों से भारत को कुछ मदद मिली है आगे बढ़ने में, अंतरिक्ष के अनुसंधान कार्य में आगे जाने की। आगे हम देखें कि प्रमुख अंतरिक्ष अभियान, अभी तो हमने मोटे तौर पर लिया है कि किस प्रकार से उपग्रह की शुरुआत हुई है या अंतरिक्ष यान पहुंचे हैं, उनसे संबंधित अनुसंधान के कार्य या क्षेत्र बनाए गए हैं। जैसे हमने भारत की बात की इसरो, तो इसरो का पहले जो विक्रम साराभाई थे, डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, अपने भारत की जो सरकार है उन्होंने उनकी मदद से एक स्थापना की थी अंतरिक्ष अनुसंधान जो कार्य होता है उसकी समिति का गठन किया गया था। उसके बाद में उस समिति को तिरुवनंतपुरम एक जगह है जहां पर एक छोटी सी जगह थी तुम्बा, वहां पर बहुत बड़े एक इस अनुसंधान कार्य से संबंधित है जो अंतरिक्ष अनुसंधान समिति है उसको वहां पर गठित किया गया, वहां पर रॉकेट बनाने का कार्य शुरू किया गया, रॉकेट का फिर प्रक्षेपण वहां से शुरू हो गया था। तो धीरे धीरे उसका नाम बदल करके इसरो कर दिया गया था। प्रारंभ में उसका नाम क्या था, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, उसको बाद में बदल करके संस्थान कर दिया गया था। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, ये नाम इसका कर दिया गया। ठीक है, ये तो पहली बात है। दूसरी कि ये जो अंतरिक्ष अभियान चलाया गया था ये क्यों चलाए गए थे, मानव की रुचि थी, वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिकों ने सोचा कुछ हटके कार्य किए जाए, अंतरिक्ष में जाने की बात की जाए। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे ऐसे कारण थे जिनकी वजह से ये उनके द्वारा सोचा गया। दूसरा ये था कि जो मानव है उस मानव की जो रुचि थी, पहला वाला तो हमने पहले ले चुके हैं। सेकेंड जो कारण था या उसका लक्ष्य था, वो लक्ष्य क्या था, चंद्रमा, यानी व्यक्ति की रुचि थी, मानव की रुचि थी कि चंद्रमा पर भी वो कदम रखे। जैसे पृथ्वी हो गया, पृथ्वी के बाद में चंद्रमा को उन्होंने माना कि चंद्रमा के ऊपर कदम रखा जाए। और अमेरिका ने चंद्रयान, चंद्रमा पर किसी उपग्रह को भी भेज दिया था सन 69 में, 1969 में, जुलाई 1969 में। तो ऐसी स्थिति में जो पृथ्वी पर अंतरिक्ष अनुसंधान का
जो लक्ष्य था, वैसे ही चंद्रमा के ऊपर पहुंचना भी उनका लक्ष्य बन गया था। किनका? मानव का, वैज्ञानिकों का। उन्होंने ये कहा कि इस चंद्रमा के ऊपर स्वचालित यंत्रों को भेजा जाए जो कि वहां पर चल सके। भारत भी ऐसी तैयारी कर रहे हैं। चंद्रमा के ऊपर ऐसे यान को भेजा जाए, गाड़ी जैसी हो, ट्रॉली हो, जो स्वतः ही वहां पर चलता रहे। अभी पिछले दिनों में आप लोगों ने देखा भी होगा कि इस प्रकार का कार्य किया गया था और काफी दुखद बात थी कि वो पूरी तरह से उस कक्ष तक तीसरे स्टेज पर पहुंच रहा था, वहीं पर वो नष्ट हो गया या उसकी स्थिति ऑपोजिट हो गई थी, जिसकी वजह से वो जो वास्तविक रूप से उसको जहां पर स्थापित होना था वहां पर वो स्थापित नहीं हो सका। स्वचालित यंत्र को वहां पर भेजना, वहां पर यदि जीवन है तो उन जीवन से संबंधित पुख्ता सबूत इकट्ठी करनी कि यदि वहां पर जीवन है तो वो जीवन कैसा है, क्या है, क्या वहां पर होना चाहिए, इस प्रकार के। दूसरा जो ये लक्ष्य है चंद्रमा पर पहुंचना, इस चंद्रमा पर पहुंचने दो तो ये कारण होते हैं। तीसरा क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देना। आप लोगों ने भी सुना होगा, पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में कि चंद्रमा पर व्यक्तियों को ले जाया जा रहा है, पिकनिक स्पॉट बनाया जा रहा है, वहां पर कोई होटल जैसे स्वरूप दिया जाएगा जहां पर व्यक्ति जाकर के अपना जो यहाँ पर पिकनिक मना रहे हैं वैसे ही उस अंतरिक्ष में चंद्रमा के ऊपर जाकर के पिकनिक मना सकता है। वो पिकनिक मनाना या वहां पर जाना है वो किसी देश की अर्थव्यवस्था को सॉलिड करने का तरीका है और वो पर्यटन को बढ़ावा देना है, वहां तक पहुंचना है। इसके अलावा जो चंद्रमा है उस पर ये माना गया है कि हीलियम-3 है, उस हीलियम-3 का खनन करना। चौथा ये माना गया है कि वहां पर बहुत ही महंगे जो तत्व है वो मौजूद है, तो उन तत्वों का, जैसे हीलियम-3 का खनन है, ऐसे उन तत्वों की खोज करना, वहां से इकट्ठे करके पृथ्वी धरातल के ऊपर लेकर आना, जिससे कि वो और अधिक सॉलिड जो स्थिति है अपने देश की या दूसरे देशों की, वो आर्थिक रूप से उसको और अधिक सॉलिड कर सके। इसके लिए इसके अलावा ये पाया गया कि जो गहरे अंतरिक्ष के अंदर यात्रा करनी है और वहां से जानकारी जुटानी है तो उसको भी इसके द्वारा बढ़ावा मिल सकता है। ठीक है, ये कार्य इनके द्वारा किया जाता है। इसके बाद में तीसरा जो लक्ष्य था वो क्या था? हमारे पड़ोसी मंगल ग्रह, मंगल के ऊपर अंतरिक्ष यान को भेजना। मंगल है जैसे चंद्रमा है ऐसे मंगल है, मंगल भी क्या है, इतना गर्म नहीं है, वहां पर इजीली किसी अंतरिक्ष यान को भेजा जा सकता है, कोई भी व्यक्ति वहां पर जा सकता है। तो इसके लिए भी क्या है कि मंगल के ऊपर जीवन है या नहीं, इसके पुख्ता सबूत नहीं मिलेगी। ठीक है, कि मंगल ग्रह के ऊपर यान भेजा गया है, वहां पर जीवन है कि नहीं है, इसके सॉलिड कोई ठोस जो सबूत होते हैं वो नहीं मिल पाए हैं। तो कह नहीं सकते कि यहाँ पर जीवन रहा होगा या आगे हो सकता है। इसके अलावा ये भी कहा जा सकता है कि ये जो जानकारी है कि इस उपग्रह के अंदर, मंगल ग्रह के ऊपर किस प्रकार से यहाँ का वातावरण है या यहाँ पर कोई तत्व मौजूद है या किस प्रकार के वायुमंडल है, इन सब की जानकारी प्राप्त करना ही मंगल यात्रा है, यानी मंगल पर यात्रा करनी है, जो मानव का लक्ष्य रहा है। यानी कोई ना कोई भी कार्य किया जाता है उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो छोटे छोटे कार्य किए जाते हैं वो लक्ष्य होते हैं। उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उद्देश्य छोटा होता है, लक्ष्य बड़ा होता है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्य क्या करता है, छोटी छोटी योजनाएं बनाता है, धीरे धीरे उन योजनाओं को प्रगति देता है और लास्ट में वहां तक पहुंचने का प्रयास करता है।
और संभवतः उसको वहां पर सफलता मिल भी जाती है। ठीक है, इस मंगल ग्रह के बाद में जो मानव है, तो मानव की क्या होती है, रुचियां बढ़ती है। मानव सोचता है ये भी कर ले, ऐसे भी कर ले। तो मंगल के अलावा जो ग्रह हैं कौन कौन से हैं, जैसे बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, शुक्र, बुध, अरुण, वरुण, यम, इस प्रकार के ग्रह हैं जिनके ऊपर भी जीवन को खोजना है, अंतरिक्ष यान को यहाँ पर भेजना है, उपग्रह को वहां पर स्थापित करना है। ऐसे मानव की रुचि है और मानव करने का प्रयास भी कर रहा है। मानव का मतलब साइंटिस्ट है, वो करने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या जो दूसरे जो ग्रह हैं उनके ऊपर भी ऐसी व्यवस्थाएं मिल सकती है क्या पृथ्वी के अलावा जो दूसरे ग्रह है वहां पर जीवन की संभावनाएं बन सकती है। ऐसी स्थिति में ये देखा गया कि जो ये ग्रह है, इन ग्रह के ऊपर कुछ उपग्रहों को भेजा गया और ये माना गया कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं यदि ये कार्य हो रहा है, कार्य मतलब कि वहां पर जीवन है, तो उसकी जानकारी हम किसी अंतरिक्ष यान के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो बृहस्पति ग्रह है दूसरे ग्रहों में, उसमें अमेरिका के द्वारा एक उपग्रह को भेजा गया जो जुनो यान कहा गया, जुनो यान। ये किसने भेजा था, अमेरिका। ठीक है, और ऐसे शनि के ऊपर कासिनी उपग्रह को भेजा गया। इसके अलावा हम लोगों ने पहले भी देखा था कि जो हमारा बृहस्पति ग्रह था उस पर यूरोपा नामक था, बृहस्पति ग्रह पर यूरोपा नामक उपग्रह भेजा गया था। शनि के ऊपर फिर एक और उपग्रह था जिसका नाम हमने क्या बताया था, वहां पर यूरोपा था, टाइटन। इस प्रकार के उपग्रह को वहां पर भेजा गया है। तो इन उपग्रहों को भेजने का उद्देश्य क्या है, वो यही है कि कोई ना कोई जानकारी हमारे द्वारा प्राप्त हो सके। इसके अलावा बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, शनि के अलावा प्लूटो, प्लूटो के ऊपर न्यू ओरिजिन सैटेलाइट या उपग्रह को भेजा गया। ठीक है, ये चीजें हमें पढ़ने के लिए दी हुई हमारे बुक में। मंगल वाले में आप लोगों ने एक चीज और सुनी होगी कि एक कोई प्राइवेट एजेंसी, और वो प्राइवेट एजेंसी ने क्या कर रखा है, मार्स फर्स्ट स्टेशन कह सकते हैं वो बना रखा है। एक निजी संगठन है, प्राइवेट कंपनी है, उसके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। इन्होंने क्या किया है कि एक ये निजी संगठन कहेंगे इसको हम, निजी संगठन, इन्होंने क्या तय किया है कि 2030 तक अंतरिक्ष यान के माध्यम से मंगल ग्रह के ऊपर व्यक्ति को यात्रा करवाई जाएगी, उसका एक तरफा किराया लिया जाएगा, वहां पर रहने की खाने की व्यवस्था उस व्यक्ति को दी जाएगी। लेकिन कुछ आर्थिक कारण है जिसकी वजह से ये कार्य अभी भी रुका हुआ है। तो मार्स फर्स्ट क्या है, निजी संगठन है जो कि मंगल की यात्रा से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, तो ये विशेष अभियान थे जो कि चलाए जा रहे थे। इसके अलावा जैसे आप लोगों ने सुना होगा, बेनू नाम सुना होगा, एक छोटा सा ग्रह है बेनू, जिसको क्षुद्र ग्रह कहा गया है। ये क्षुद्र ग्रह है, हम जानते हैं कि मंगल और बृहस्पति ग्रह हैं, उन दोनों के बीच में, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में छोटे छोटे लाखों की संख्या में ऐसे ग्रह उपस्थित हैं
यानी छोटे ग्रह उपस्थित है, छोटे लाखों की संख्या में ग्रह उपस्थित है। ये ग्रह क्या करते हैं, कोई भी अंतरिक्ष यान जाता है या फिर इन दूसरे जो ग्रह हैं उनको भी इनसे खतरा बना रहता है। ये आए छोटे छोटे ग्रह, आप लोगों ने सुना भी होगा, उल्का पिंड आएगा, धूमकेतु आएगा, वो उससे पृथ्वी से टकराने वाला है, या उसकी स्थिति ऐसी बनी हुई है। अभी कुछ दिन पहले भी ऐसी हुई थी, उससे पहले भी एक बार नासा के साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी ये कहा था कि धूमकेतु उस पृथ्वी के नजदीक से निकलेगा, हो सकता है पृथ्वी का कुछ हिस्सा उससे क्षतिग्रस्त हो जाए या उसको नुकसान हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। ऐसे ही वेन्यू क्षुद्र ग्रह है, उससे भी खतरा मंडरा रहा है कि पृथ्वी के ऊपर कहीं ना कहीं से ये नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ग्रह हैं जो कि दूसरे ग्रहों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिनके टकराने से उस ग्रह की स्थिति में कुछ बदलाव हो सकता है, उसके वहां के वातावरण में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में ये जो साइंटिस्ट है वो लगे हुए हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसे अंतरिक्ष यान को भेजा जाए जो कि वहां से कुछ जानकारी प्राप्त करके ले आए। जैसे वेन्यू क्षुद्र ग्रह है, इसके ऊपर उपग्रह भेजा हुआ है और वो उपग्रह 2023 तक सारी यहाँ की जानकारियां लेकर आएगा, प्राप्त करके लाएगा। ठीक है, तो ये उपग्रह भेजा गया। ऐसे साइंटिस्ट ये चाहते हैं कि ऐसा कार्य और भी हो जिससे कि और भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सके। इस वेन्यू ग्रह के लिए तो भारत भी क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है, भारत भी प्रयास कर रहा है अपना कोई अंतरिक्ष में उपग्रह को इस वेन्यू क्षुद्र ग्रह पर भेजने का प्रयास चल रहा है। तो विभिन्न प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो कार्य हो रहा है तो ये कोई ना कोई फायदे के लिए हो रहा है। अब जैसे सैटेलाइट की बात करें, उपग्रह की बात करें, तो उपग्रह से क्या हो रहा है, क्या हमें फायदा मिल रहा है। उपग्रह से हम ये कह सकते हैं कि अंतरिक्ष के अंदर जो ये कृत्रिम उपग्रह भेजे जाते हैं, उन कृत्रिम उपग्रह से अंतरिक्ष से जानकारी प्राप्त होती है। यानी पहला फायदा तो क्या हो गया, जानकारी मिल गई। दूसरा फायदा क्या हुआ, जैसे ये दूरसंचार व्यवस्था है, दूरदर्शन है, टेलीविजन है, दूरदर्शन है, रेडियो में प्रोग्राम हम सुनते हैं, मौसम से संबंधित मौसम विभाग वाले जानकारी देते हैं, आज ये होने वाला है, कल जैसे अपने सूर्य ग्रहण था तो इसकी जानकारी पहले से मिल गई। पहले से क्यों मिली, क्योंकि हमारे पास में ऐसे यंत्र है, ऐसे उपग्रह वहां पर स्थापित है जो कि ये जानकारी भेजते हैं कि पृथ्वी, सूर्य और ये चंद्रमा है, तीनों एक स्थिति में आ रहे हैं, तो पृथ्वी के ऊपर वो ग्रहण की स्थिति बनी हुई है, कितने समय तक रहेगी, क्या उसका कौन सी जगह पर कितना उसका अंश दिखाई देगा, ये सारी जानकारी कैसे प्राप्त हो रही है, सैटेलाइट के माध्यम से। सुनामी आना है या कोई भी तूफान आना है उसकी जानकारी पहले से हो जाती है। कहा जा रहा है कि 24 जून से हमारे यहाँ मानसून प्रवेश होने वाला है, आज 22 हो गई, 24 को होने वाला है। इसका मतलब कि 24 जून को जानकारी पहले से मिल गई कि 24 को आने वाला है। तो ये किन की वजह से, उपग्रहों की वजह से है। ऐसे यदि हम सैन्य प्रकार से इसका लाभ देखें तो वो क्या है कि जैसे कोई जासूसी ज्ञान है, जैसे कल के न्यूज़पेपर में दिया हुआ था कि जो पाकिस्तान है वो जो ड्रोन है उस ड्रोन से हथियारों को सप्लाई कर रहा है आतंकवादियों तक भारत में। ठीक है, उस ड्रोन को गिरा दिया गया है हमारे सैनिकों के द्वारा, उनको उनके लिए वो बहुत बड़ा कार्य है जो कि उनके द्वारा किया गया और हमारे लिए गर्व की बात है कि वो हमारा कितना ध्यान रख रहे हैं, हम लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं। तो वो सैन्य कार्य यानी जासूसी जो करने वाले कोई भी उपग्रह है या कोई भी ऐसे यान भेजे जाते हैं तो उनको फट से निगरानी में आ जाते हैं और उनको वहीं पर गिरा दिया जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार से है जो कि प्रमुख अंतरिक्ष अभियान है जो कि चलाए जा रहे हैं। आज इतना ही, कल हम अंतरिक्ष से संबंधित जो अपने भारत है उनमें उस भारत के अंदर अंतरिक्ष में क्या क्या सहयोग दिया गया है वो सारा हम अध्ययन करेंगे। एक और छोटी सी बात इसमें रह गई कि जो सूर्य है, जैसे विभिन्न प्रकार के ग्रह लिए, मंगल भी ले लिया, चंद्रमा भी ले लिया, लेकिन सूर्य को भूल गए। सूर्य भी एक
यान को भेजा जाए, उससे संबंधित जो जानकारी है उसको भी प्राप्त की जाए। और बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे भारत के द्वारा एक आदित्य अंतरिक्ष यान है उसको भेजने की तैयारी कर रहे हैं, जो कि भारत की उपलब्धि है। आगे इस चैप्टर में आएगा तब हम और भी इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही।